अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक मीनियर्स डिजीज़, जिसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने ईयर का, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। वी आर कंसर्न हेयर विद द इंटरनल ईयर, जो आपको ऑरेंज से नज़र आ रहा है। दिस इज़ योर इंटरनल ईयर, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं इंटरनल ईयर के। एक हमारे कॉक्लिया होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको कॉइल से नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर कॉक्लिया। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला रीजन दरमियान वाला, दिस इज़ योर एक्चुअली द वेस्टिब्यूल, ठीक है। और ये जो थर्ड चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये 3 कैनाल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर योर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे इंटरनल एयर के, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, दिस इज योर कॉइल्ड पोर्शन कॉक्लिया। फिर ये आपके पास वेस्टिब्यूल है, ये जो इसके साथ आगे लगा हुआ है, और फिर वी हैव दीज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। अब इनके अंदर फर्दर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। कॉक्लिया के अंदर अगर आप देखें तो यू कैन सी हेयर द कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट है, ठीक है। और जो वेस्टिब्यूल है उसके अंदर आपके पास क्या है, सैक्यूल एंड अट्रिकल है, ठीक है। और जो आपके पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं उनके अंदर फर्दर क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स है। तो कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट है, वेस्टिब्यूल के अंदर अट्रिकल और सैक्यूल हैं, और आपके पास जो आता है फर्दर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, उनमें क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स, ठीक है। तो ये फर्दर आपको पता होना चाहिए। अगेन हियर यू कैन सी कि आपके पास कॉक्लियर, इसमें क्या होगा, कॉक्लियर डक्ट होगी, ठीक है। ये अट्रिकल और सैक्यूल जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली किस में होते हैं, आपके वेस्टिब्यूल में होते हैं, ठीक है। और जो फर्दर आपके पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनके अंदर क्या होंगे, सेमी सर्कुलर डक्ट्स होंगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये देखें, इसमें से आपके पास निकल रहा है, एक किस्म की डक्ट निकल रही है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। मतलब जो भी फ्लूइड होगा हमारे सेक्युलर आर्टिकल में, और वो इस रीजन से जो है हमारे पास एंडोलिम्फेटिक डक्ट में जाएगा फ्लूइड, ठीक हो गया। अब ये ड्रेन कैसे होगा, अब इस पर देखते हैं किस तरह से प्रोड्यूस होगा। अब अगर ये पहला पोर्शन आप देखें ना, कॉक्लिया का मैंने पोर्शन दिखाती हूँ कि कॉक्लिया वो जो हमने देखा था ना, कॉक्लिया बाहर होता है, उसकी बोनी पार्ट होता है, और अंदर उसके कॉक्लियर डक्ट होती है, जो कि एक्चुअली मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये वाला एक्चुअली यहाँ तक ऊपर तक ये हमारे पास बोनी पार्ट है, ये बोनी पार्ट है, ठीक है। मीन्स के जो स्केला वेस्टिब्यूलाe है और स्केला टेम्पनाe है, ये बोनी लेबरेंथ का पार्ट है, बोनी कोक्लिया का पार्ट है। और अगर हम ये दरमियान में बात करें ना, ये स्केला मीडिया वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, ये वाला कॉक्लियर डक्ट, ये कॉक्लियर डक्ट का पोर्शन है, मेम्ब्रेनस पोर्शन है। अब जो स्केला वेस्टिब्यूलाe और टेम्पनाe होते हैं, उनमें पेरिलिम्फ होता है, हमारा जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। और जो स्केला मीडिया के अंदर फ्लूइड होता है वो हमारे पास एंडोलिम्फ होता है, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, जो स्केला मीडिया और वेस्टिबुलाई को मेम्ब्रेन डिवाइड करती है, दैट इज़ अ रीजनस मेम्ब्रेन। और जो हमारे स्केला टेम्पनाe और मीडिया को डिवाइड करती है मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। अब बात करने वाली ये है कि जो हमारा एंडोलिम्फ है, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है हमारी दरमियान वाली हमारी स्केला मीडिया के अंदर, वो कहाँ से बन के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो, तो वो यहाँ से आ रहा है हमारे स्ट्राया वेस्कुलरिस में से। ये आपको नज़र आ रही है स्ट्राया वेस्कुलरिस रेड कलर की, यहाँ पे ब्लड वेजल्स होती हैं, और वो एक्चुअली हमारे एंडोलिम्फ के अंदर क्या देती हैं, फ्लूइड देती हैं, रिच इन पोटेशियम। स्केला वेस्टिबुलार और टेम्पनाe में जो फ्लूइड होता है ना हमारा पेरिलिम्फ, वो सोडियम में हमारे पास रिच होता है, और ये पोटेशियम में रिच होता है। सो एंडोलिम्फ जो है वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, स्ट्राया वेस्कुलरिस से, ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इस फ्लूइड ने ड्रेन भी तो होना है ना। तो मैंने आपको कॉक्लियर डक्ट में दिखाया था कि कॉक्लियर डक्ट के अंदर एक्चुअली हमारा एंडोलिम्फ था, ये कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्राया वेस्कुलरिस से बन रहा था फ्लूइड, कहाँ जाएगा, ये जाता जा रहा है, फ्लूइड जाता जा रहा है, ठीक है, ये जाता जा रहा है यहाँ पे, इसको मिली है यहाँ पे वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट, एंडोलिम्फेटिक सैक, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। एंडोलिम्फेटिक डक्ट से चले जाएगी एंडोलिम्फेटिक सैक, एंडोलिम्फेटिक सैक से कहाँ जाएगा फ्लूइड, ये बाहर देखें CSF पड़ा हुआ है हमारा सबरेक्नोइड स्पेस में, तो वहाँ पे जाकर ड्रेन हो जाएगा, सिंपल सा है। बन कहाँ पे रहा था, स्ट्राया वेस्कुलरिस में, स्केला मीडिया के अंदर, कॉक्लियर डक्ट के अंदर। और ड्रेन कहाँ पे हो रहा है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट के थ्रू एंडोलिम्फेटिक सैक में जा रहा है, और एंडोलिम्फेटिक सैक से हमारे CSF में सबरेक्नोइड स्पेस में जाकर ड्रेन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। अब हमने पढ़नी है मेनियर्स डिजीज़। मेनियर्स डिजीज़ में क्या होगा कि हमारे पास या तो ऐसा होगा कि स्ट्राया वेस्कुलरिस जो है, जो कॉक्लियर डक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिलीज़ करता जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता जा रहा है स्ट्राया वेस्कुलरिस, ठीक है। या हमारे पास यहाँ पे एंडोलिम्फेटिक डक्ट में या एंडोलिम्फेटिक सैक के रीजन में या आगे कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ड्रेनेज प्रॉब्लम आ गई है। तो 2 हमारे पास कॉजेज़ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लूइड बनने के।
या तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है, या हमारे पास ड्रेनेज में मसला आ रहा है। 2 कॉजेज़ हो सकते हैं ना। इन दोनों की वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या ड्रेनेज कम होगी। अब जो नॉर्मल एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड था उससे ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा। अब खुद सोचें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाए तो क्या हालत होगी उसकी। ये था ना हमारे पास नॉर्मल एंडोलिम्फ ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है और इर्द गिर्द पेरिलिम्फ था। अब एंडोलिम्फ बहुत ज़्यादा बन रहा होगा, ठीक है, ड्रेन कम हो रहा होगा, तो ये होगा। ये देखें अभी इसके अंदर चेंज आ रहा है, ग्रीन कलर जो हम दिखा रहे हैं ना, ये एंडोलिम्फ बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंज नोट करें। एंडोलिम्फ बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है, रीजनल मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ बल्ज होती जा रही है, ठीक है, और प्रेशर अप्लाई कर रही है ऊपर स्केला वेस्टिबुलाई की तरफ। अल्टीमेटली क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल मेम्ब्रेन को ये फाड़ देगी, ठीक है, फ्लूइड लीकेज होना शुरू हो जाएगी। हमारा पेरिलिम्फ जो था, अब वो जो सेपरेटेड था रीजनल मेम्ब्रेन से हमारे या बेसिलर मेम्ब्रेन से, ऊपर की तरफ वैसे बल्ज हो रहा है ना यहाँ पे, तो रीजनल मेम्ब्रेन जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो सारा फ्लूइड जो है वो पेरिलिम्फ के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो फ्लूइड मिक्स हो जाएगा उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम आएगा, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आएगा ना पेशेंट को और ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे ना, प्रेशर फील होगा ना पेशेंट को। सिम्टम्स अभी हम देखते हैं, इसमें भी अगर आप देखें फ्लूइड ऐसे बढ़ता जाता है, स्केलम वेस्टिबुलाई में ऐसे उसके अंदर सारा मिक्स हो जाता है। इसमें देखें बहुत अच्छा आपको क्लियर दिखाया हुआ है, रीजनल मेम्ब्रेन यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई है, सारा फ्लूइड हमारी स्केला वेस्टिबुलाई में चला गया। आपकी बुक में एक और उन्होंने चीज़ लिखी हुई है कि वेजोमोटर डिस्टर्बेंसेस हो जाएं। जो लोग जिनको स्ट्रेस होता है ना, आपको पता ही है, जिनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, उनमें क्या होता है, उनकी वेजोस्पैज्म हो जाता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाती ना, उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा बनता है, फ्लूइड ज़्यादा लीक होता है अंदर की तरफ, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड प्रोडक्शन किस तरह से ज़्यादा होती है, अगर किसी पेशेंट को स्ट्राइवास्कुलरिटिस से कब ज़्यादा होगी, अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ से एलर्जी है, फूड एलर्जी हो सकती है, इनहेलेंट के साथ कोई एलर्जी हो सकती है, यह हमारे पास तब ज़्यादा बनेगा फ्लूइड, या जब पेशेंट को जो है कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई ऑटो इम्यून इन्फेक्शन है, कोई स्ट्रेस हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सोडियम वाटर रिटेंशन, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाए इस फ्लूइड में, जो इसका पाथवे है, तो ऑब्वियसली सोडियम वहाँ पे रिटेंशन होगी तो वाटर भी रिटेंशन होगी, वाटर रिटेंशन होगी तो फ्लूइड ज़्यादा रिटेन रहेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक हो गया। तो ये कुछ हमारे पास कॉजेज़ हैं, और भी कॉजेज़ हैं। तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ आ जाएगी अब कि हमारी एंडोलिम्फेटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या हमारे पास फ्लूइड बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास कि एंडोलिम्फेटिक सैक जो है वो डिस्टेंड करना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी रीजनल मेम्ब्रेन भी हमारे पर रप्चर हो सकती है, बेजलर भी हो सकती है, उस प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से मेम्ब्रेन्स हमारी रप्चर हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या आएगा, ये वाले साइंस आएंगे, वर्टाइगो, टिनाइटिस एंड हेयरिंग लॉस, ठीक है। वर्टाइगो मीन्स पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इनर एयर की प्रॉब्लम चल रही है, टिनाइटिस होना शुरू हो जाएगा, घंटियाँ बजेंगी उसके कान के अंदर। और ये हमारे पास जो होता है ना, रोडिंग टिनाइटिस होता है, आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू के लिए। तो ये पेशेंट्स को जो टिनाइटिस होता है वो रोडिंग टिनाइटिस होता है। और हेयरिंग लॉस कौन सा होगा पेशेंट को, इनर ईयर इन्वॉल्व हो रहा है तो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये आपको क्या क्या शो रहा है, ऐसे ऐसे जो चीज़ें नज़र आती हैं ऊपर नीचे, ऐसे आपको लग रहा है निस्टैग्मस, ठीक है। तो निस्टैग्मस होता है, ये वर्टिकल शो हुआ है वैसे तो, निस्टैग्मस हो सकता है। ये क्या है, ये जो आपको लग रहा है गोल गोल घूम रहे हैं, ये क्या है, ये वर्टाइगो है, ठीक है। पेशेंट ऑफ मीनर्स डिजीज सफर्स फ्रॉम वर्टाइगो, ओके। और ये उसने ऐसे हाथ रखा हुआ है, ऐसे लग रहा है उससे मैं भी गिर जाऊंगा नीचे, क्यों, क्योंकि उसको वर्टाइगो फील हो रहा है, ठीक है, चक्कर आ रहे हैं उसको। और ये क्या है, इसका सर घूम रहा है, ठीक है, वर्टाइगो है उसको। और ये वाली इस पेशेंट को देखें ज़रा, मीनियस डिजीज़ के लोग ऐसे होते हैं, एकदम से जब उनको अटैक आता है ना, तो वो ऐसे वर्टाइगो, टिनाइटस, ठीक है, ऐसे सर उनका घूम रहा होता है जैसे अभी जो है ना मेरा सर फट जाएगा। सो इस तरह से उनकी जो है ना कंडीशन होती है मीनियस डिजीज़ के लोगों की, रिंगिंग उनकी जो होती है टिनाइटस और इस तरह के सारे उनका सिचुएशन होती है। तो ऐसे लोगों को हमने जल्दी से पकड़ के जो है ना बेड रेस्ट पे बिठाना होता है। मैं इसकी ट्रीटमेंट में आपको सो सिम्टम्स क्या होते हैं मीनियस डिजीज़ के, हेयरिंग लॉस होता है इनको, ठीक है। हेयरिंग लॉस इनको जो होता है वो हमारे पास फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है, मीन्स दैट उनकी जो लो फ्रिक्वेंसीज होती है ना उनमें ज़्यादा हेयरिंग लॉस होता है। हम इसको ऑडियोग्राम में देखेंगे इसको क्या होता है। इसके अलावा ईयर जो है ना ऐसे लगता है बड़ा बड़ा फील होता है, फुलनेस ऑफ ईयर फील होती है, क्यों, क्योंकि एंडोलिम्फ बहुत ज़्यादा हो गया कान के अंदर,
वर्टाइगो होगा, जो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से पेशेंट होता है। और टिनाइटिस होता है, घंटियाँ बज रही होती हैं कान के अंदर। तो ये हमारे पास 4 सिम्पटम्स होते हैं और ये आपने डायग्नोज करने होते हैं। सिनेरियो में आपके पास यही आते हैं: हियरिंग लॉस, फुलनेस इन द ईयर, टिनाइटिस, वर्टाइगो। ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मीनियर डिजीज। सो टिनाइटिस, वर्टाइगो, हियरिंग लॉस, एक और मैंने आपको बताया फुलनेस ऑफ ईयर। ठीक है, ये हमारे पास सिम्टम्स होते हैं। सो इसमें से मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं कि एलर्जी की वजह से, या हमारे पास कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से। ठीक है, या हमारे पास डाइट बहुत मैटर करती है। डाइट हमारे पास अगर सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो ना, तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया सोडियम वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है और फिर हमारे पास एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमिक, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, स्ट्रेस स्टेट हो, तो ऐसे पेशेंट्स को मीनर्स डिजीज़ के अटैक आते हैं। और क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ऑटो इम्यून तो हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट सी चीज़ है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी चेंजेस होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। ठीक है, और वास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़, इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स हो जाता है। ये हमारे पास मीनियर्स डिजीज़ का दूसरा नाम है। इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना ये क्या चीज़ है, इसमें एंडोलिम्फ ज़्यादा हो जाएगा, उसको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स कहते हैं या मीनियर्स डिजीज़ कहते हैं। तो क्या क्या होगा, वर्टाइगो होगा, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होगा, टिनाइटिस होगा और फुलनेस ऑफ ईयर होगी। ठीक हो गया। अब ये आपको इधर से याद रहेगा कि ये आपकी सारी रिस्क फैक्टर्स हैं, एटियोलॉजी है, और हमारे पास ये सारे जो है ना उसके रिजल्ट्स हैं कि क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। इसे हम बुक से देख लेते हैं। आपका चैप्टर नंबर 15 मीनियर्स डिजीज़, दूसरा नाम मैंने इसको बता दिया कि एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स होता है। इसमें क्या होता है कि एंडोलिम्फ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन या जो एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से क्या होता है कि इनर एयर में एंडोलिम्फ की वजह से वो डिस्टेंड कर जाता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें क्या होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद पैथोलॉजी में वही हमारे पास आ रहा है कि किस तरह से स्कैलम मीडिया प्रोड्यूस पड़ रहा होता है, वहाँ पे हो रहा होता है, और फिर इस तरह से बल्जिंग ऑफ रीजनस मेम्ब्रेन होती है और ये हमारे पूरे स्केला वेस्टिबुलाई को फिल कर लेती है। ठीक है, ये सारी वो पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको जो बताई है उससे वही लिखी हुई है। एटियोलॉजी मैंने आपको बता दी कि इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही होती है, या हमारे पास फॉल्टी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, स्ट्राइवास्कुलरिस से प्रोडक्शन होती है, और जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एंडोलिम्फेटिक सैक में होती है। तो अगर इनमें कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन में आपको मैंने बताया कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन में कहीं किसी भी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से एंडोलिम्फ ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक हो गया। वेजोमोटर डिस्टर्बेंस का मैंने आपको सारा बता दिया कि एक्चुअली हमारी वेजोस्पैज़म हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज परमेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, और फिर इंक्रीज परमेबिलिटी जब होती है तो फ्लूइड जो है वो लीकेज स्टार्ट हो जाती है वेजल्स के अंदर से, और उसकी वजह से हो जाता है। एलर्जी हमारे पास किसी भी चीज़ की हो सकती है, फूड या इनहेलेंट की वजह से, जिसकी वजह से 50% चांसेस होते हैं मीनियर्स डिजीज़ के। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ये नहीं है कि एलर्जी जिसको होगी उसको हो जाएगा, जेनेटिक एसोसिएशन भी होती है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म एंडोक्राइन स्टेट है हमारे पास। ऑटो इम्यून हमने पढ़ लिया, ऑटो इम्यून की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब इसकी जो हमारे पास जो है एज एंड सेक्स के बारे में बात करें, अगर इसी बंदे को देख लें आप, वर्टाइगो वाले बंदे को, तो ये आपको 35 टू 60 ईयर्स के जो है उनमें ज़्यादा मिलता है। और मीनियर्स डिजीज़ में आपने मीनियर से याद रखना है कि मेन में ज़्यादा कॉमन होता है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और यूनिलेटरल मोस्टली होता है, बाद में ये बायलेटरल हो जाता है। तो इस पिक्चर से आपने याद रखना है। ठीक है, पीछे जो हमने ऑटोसिक्लोरोसिस पढ़ा था वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन था, यंग फीमेल्स में और वाइट फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन था। ये मेन में है, और 35 टू 60 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन होता है। फिर इन्होंने पता है कि किया हुआ, इन्होंने सारे वो जो सिम्टम्स हैं ना इसके, उनको स्पेशली मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन किया हुआ है। वर्टाइगो में क्या क्या होता है, पेशेंट को टू एंड फ्रो मोशन होती है, साथ में उसको नोजिया वॉमिटिंग के अटैक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम इसका जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वॉमिटिंग को भी हमने ट्रीट करना होता है। फिर इसमें एक चीज़ लिखी हुई है वर्टाइगो में, टूलियो फिनोमिना। टूलियो फिनोमिना क्या होता है कि ऐसे लोगों को जो मीनियर्स डिजीज़ के होते हैं ना, हम साउंड देते हैं बाहर से। ठीक है, लाउड साउंड सुनाते हैं उनको, नॉइज़ सुनाते हैं, शोर सुनाते हैं। ठीक है, नॉइज़ की वजह से क्या होता है कि उनको जो है वो अटैक शुरू हो जाते हैं मीनियर्स डिजीज़ के, तो उसको हम कहते हैं टूलियो फिनोमिना। हेयरिंग लॉस मैंने आपको बता दी कि ये आपकी जो है होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, मीन्स दैट जैसे ही मीनियर्स डिजीज़ के पेशेंट को अटैक आता है मीनियर्स डिजीज़ का, तो उसके बाद ये इंप्रूव हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और फिर उस तरह से ठीक हो जाती है, मतलब फिर उस तरह हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। ये आपके पास पूरी उन्होंने बताई हुई है कि ये सारी चीज़ें हैं, कॉजेज़ हैं आपके पास, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास ये सारे ये आपका एमसीक्यू है कि रोडिंग टाइप का टिनाइटिस होता है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है, बिकॉज टिनाइटिस के बहुत से टाइप्स होते हैं, तो इसमें रोडिंग टाइप होती है टिनाइटिस की। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास आता है कि फुलनेस ऑफ एयर हो जाएगा। अदर फीचर्स में मैंने आपको बताया कि
ज़्यादातर ये लोग जो स्ट्रेस करे लोग होते हैं उनके अंदर होता है ये मीनियर्स डिजीज़ के अटैक्स आते रहते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है इसकी एग्ज़ामिनेशन हमने करनी होती है। एग्ज़ामिनेशन में हम ऑटोस्कोपी पे जब उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होती है, नॉर्मल होती है। इनर ईयर के प्रॉब्लम है तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक रहेगी ना। निस्टैग्मस क्या होगा कि हम जो निस्टैग्मस होता है ना कि जो एक हमारे पास निस्टैग्मस होता है जिसमें हमारी जो मैंने आपको बताया भी था कि आपकी जो आईबॉल होती है उसका एक फास्ट कंपोनेंट होता है और एक स्लो कंपोनेंट होता है। मतलब ऐसे ऐसे आँख मूव कर रही होती है ना, ऐसे 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 राइट लेफ्ट, तो फास्ट कंपोनेंट और स्लो कंपोनेंट होता है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास निस्टैग्मस होता है ना यहाँ पे उसका फास्ट कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास टूवर्ड्स द मिस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जब वो लेब्रेनाइटिस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था सपोरेटिव जो लेब्रेनाइटिस होते हैं ना उसमें भी अनइफेक्टेड एयर की तरफ होता है जो हमारे पास दूसरे वाले होते हैं ना, तो इस तरह से मतलब हेल्दी एयर की तरफ निस्टैग्मस होता है। उसके बाद ट्यूनिंग फोक टेस्ट हैं तो ये आपके पास बहुत ईजी होंगे कि आप रीनीज टेस्ट करोगे, वेबर्स टेस्ट करोगे और एबीसी टेस्ट करोगे। रीनीज टेस्ट में क्या होगा, क्योंकि आपके पास जो है एयर कंडक्शन जो है वो आपकी ठीक है ना, मतलब बोन कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही होगी बिकॉज एयर कंडक्शन आपकी बोन कंडक्शन से ज़्यादा होगी ना, तो आपका रीनीज टेस्ट पॉजिटिव आएगा। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन इसमें आपकी रिड्यूस होगी बिकॉज आपकी जो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है इस वजह से, और वेबर टेस्ट आपका बेटर ईयर की तरफ होगा। ठीक है, जब मैंने बताया था कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है, जो बेटर ईयर होता है ना उसकी तरफ पेशेंट कहता है ज़्यादा सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो बेटर ईयर की तरफ लेटरलाइज होगा। तो हमारे पास बिकॉज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।